एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल वैज्ञानिक कोई भी बन सकता है। हमें बस इसके लिए प्रकृति की सबसे विशाल साइंस लैब की जरूरत होती है, यानी खुला आसमान। हम जब भी आसमान की तरफ देखकर हैरानी से ये सोचते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या है, तो हम सिर्फ सबसे शुरुआती खगोल वैज्ञानिकों की परंपरा का ही पालन कर रहे होते हैं। लेकिन समय के साथ साथ खगोल वैज्ञानिकों की आंख भी प्रगति करती गई है। आज वो सिर्फ किसी ऑप्टिकल टेलीस्कोप के आईपीस से ही आसमान को नहीं देखते। अब तो उन्हें इस काम के नए नए तरीके मिल गए हैं। अब वो ब्रह्मांड के पुराने रहस्यों का उत्तर ही नहीं दे रहे, अब तो वो विज्ञान के नए नए सवालों को सामने भी ला रहे हैं। हम ब्रह्मांड को किस तरह देखते हैं? इस सवाल का सबसे सीधा सा जवाब है अपनी आंखों से। लेकिन ये मामला इतना सीधा साधा भी नहीं है। आखिर ब्रह्मांड में क्या हो रहा है और हम जो कुछ देखते हैं, क्या ब्रह्मांड में सिर्फ वही कुछ है? जब हम किसी चीज पर नजर डालते हैं, तो हमें उस चीज से टकराकर लौटते लाइट सिग्नल मिलते हैं। लाइट यानी प्रकाश एक ऐसी चीज है जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। सरल शब्दों में इस रेडिएशन में व्यस यानी तरंगे होती हैं, और ये तरंगे जिस फ्रीक्वेंसी या गति से आगे बढ़ती हैं, इनकी व्याख्या उसी के हिसाब से की जाती है। इन्हें वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य भी कहा जाता है। ये उनके चरम बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी होती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, और वेवलेंथ जितनी लंबी होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी छोटी होगी। इंसानी आंख इन तरंगों को तभी देख सकती है जब उनकी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नजर आने वाली रेंज के अंदर हो। आप इस रेंज के अंदर वाली फ्रीक्वेंसीज के बीच का फर्क रंग के रूप में देख सकते हैं। लेकिन हमारी आंखें जो कुछ देख सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में उससे भी ज्यादा कुछ मौजूद है। ये अलग अलग तरह की कई फ्रीक्वेंसी हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हो सकती हैं, और इन्हें एक साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम को फ्रीक्वेंसी के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये क्रम होता है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और आखिर में रेडियो वेव्स। हमारी आंखें सिर्फ ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज को ही देख सकती हैं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत हम दूसरी फ्रीक्वेंसीज को भी देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, मानव शरीर को देखने के कई तरीके हैं। आपको अपनी आंखों से उसकी एक तस्वीर नजर आती है, और एक्सरे लाइट का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल ही दूसरी तस्वीर दिखती है। अगर आप इंफ्रारेड हीट डिटेक्टर का इस्तेमाल करके इंसानी शरीर की तस्वीर लेंगे, तो आपको एक बिल्कुल ही अलग चीज नजर आएगी। अगर आप इन तमाम तस्वीरों को मिला देंगे, तो आपको थोड़ी दूर से देखने पर भी काफी अंदाजा हो जाएगा कि इंसानी शरीर किस चीज से बनता है। एस्ट्रोनॉमर्स ब्रह्मांड को देखने के दौरान बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अगर आप ब्रह्मांड से जुड़ी अन्य चीजों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसा आप ऑप्टिकल के अलावा इसे अलग अलग वेवलेंथ में अध्ययन करके कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीजें अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग कहानियां बयां करती हैं, और ऑप्टिकल भी इनमें से एक है। इनमें से ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लगभग सभी हिस्सों में मिलती है। आज एस्ट्रोनॉमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अलग अलग बैंड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इनमें अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और गामा रेज शामिल हैं। कुछ बेहद दिलचस्प अध्ययन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बैंड में हुए हैं, जिसे रेडियो कहा जाता है। जब हम रेडियो शब्द सुनते हैं, तो हम में से अधिकतर इस बारे में सोचते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा उपकरण है जो उन रेडियो तरंगों को पकड़ता है जो किसी रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट की जाती हैं। फिर ये उन्हें आवाज में बदल देता है। रेडियो वेव्स की बहुत बड़ी वेवलेंथ होती है। ये कुछ मिलीमीटर से कुछ मीटर तक की हो सकती है, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी होती है। हर सेकंड सिर्फ करोड़ों अरबों से लेकर कुछ लाख तक फ्रीक्वेंसी गुजरती है, यानी ये कुछ हजार मेगाहर्ट्ज से कुछ मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है। तो जब आप अपने रेडियो ट्रांजिस्टर को 91 मेगाहर्ट्ज स्टेशन पर ट्यून करते हैं, तो ये 91 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी की रेडियो लाइट का पता लगाता है और उसे आपके लिए आवाज में बदल देता है। उनमें नूर जहां जी के गाने जरूर हुआ करते थे। लेकिन इसका एस्ट्रोनॉमी से क्या लेना देना है?
इस सवाल के जवाब के लिए हमें एक बिल्कुल अलग तरह के रेडियो रिसीवर के बारे में सोचना होगा, जो धरती पर मौजूद किसी रेडियो स्टेशन से रेडियो वेव्स न पकड़ता हो, बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद रेडियो वेव्स छोड़ने वाली चीजों से इन्हें हासिल कर सकता हो। रेडियो में ब्रह्मांड के इस अध्ययन को ही रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। इस फील्ड की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभ में इत्तेफाक से ही हुई थी। कार्ल जैन्स्की एक अमेरिकी इंजीनियर थे। उनसे अटलांटिक महासागर के आर पार रेडियो टेलीग्राफ सेवा में आ रही गड़बड़ी की जांच पड़ताल करने को कहा गया। इन गड़बड़ियों की जांच के दौरान उन्होंने एक अजीब सी स्टैटिक नॉइज का पता लगाया, जो आकाश गंगा से ही आ रहा हो सकता था। 1933 में इस खोज ने ब्रह्मांड को एक बिल्कुल ही नई रोशनी में देखने की संभावना जगा दी। अगर ब्रह्मांड में मौजूद चीजें रेडियो सिग्नल छोड़ रही थीं, तो फिर सिर्फ रेडियो टेलीस्कोप बनाकर ही एकदम नई चीजें और उनके गुण खोजे जा सकते थे। 1960 का दशक आते आते पूरी दुनिया में बहुत से समूह रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे थे। अब ब्रह्मांड की एक बहुत ही अलग तस्वीर सामने आने वाली थी। ये थी रेडियो यूनिवर्स। 1960 के दशक में ही रेडियो खगोल विज्ञान यानी रेडियो एस्ट्रोनॉमी भारत में पहुंची। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के नेतृत्व में जोशीले एस्ट्रोनॉमर्स और इंजीनियर्स के एक समूह को इकट्ठा किया। दुनिया भर में रेडियो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में जो नई खोजें हो रही थी, उन्हें लेकर प्रोफेसर स्वरूप बेहद उत्साहित थे। वो चाहते थे कि भारत भी इन खोजों में सक्रिय भूमिका निभाए। मैं ऑस्ट्रेलिया में 2 साल और अमेरिका में 7 साल बिताने के बाद कुछ खास करने के लिए भारत आ रहा था। TIFR में लौटने के 2 महीने के अंदर मुझे ये अंदाजा हो गया कि बिग बैंग स्टडी स्टेट्स को लेकर काफी विवाद चल रहा था। ये विज्ञान के उस समय के दौर का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। उस वक्त 2 ऐसी थ्योरीज मौजूद थीं जो सबसे ज्यादा सुनी जा रही थी। एक थी बिग बैंग थ्योरी, जिसमें बताया जा रहा था कि ब्रह्मांड का जन्म अचानक हुए एक विस्तार की वजह से हुआ था। दूसरी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसके मुताबिक ब्रह्मांड हमेशा से ही इसी रूप में, एक स्थिर रूप में मौजूद था। लेकिन इस सिलसिले में सबूत काफी हद तक रेडियो एस्ट्रोनॉमी से मिलने वाला था। गोविंद स्वरूप जब भारत लौटे तो उनके साथ वो 32 डिश एंटेना भी थे, जो ऑस्ट्रेलिया ने तोहफे के तौर पर दिए थे। जब मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को ज्वाइन किया तो ये डिश एंटीना दिल्ली में आया था। भाभा इन्हें मुंबई ले आए और 18 महीनों में मैंने कल्याण रेडियो टेलीस्कोप लगा दिया। कल्याण एंटेना भारत का पहला रेडियो टेलीस्कोप था। इसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके बाद एक और ज्यादा बड़ा और ज्यादा उन्नत एंटेना तमिलनाडु के ऊटी में लाया गया। ऊटी टेलीस्कोप का डिजाइन पूरी तरह देश में बना था और इससे भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स को एक खास फायदा मिला, क्योंकि अब उनके पास दुनिया के सबसे विशाल टेलीस्कोप्स में से एक मौजूद था। इसका इस्तेमाल हाल ही में खोजे गए दूर दराज रेडियो स्रोतों के आकार का निर्धारण करने के लिए किया गया, जो बिग बैंग मॉडल के लिए सबूत मुहैया करा सकते थे। जैसे जैसे 21वीं सदी में भौतिक विज्ञान और विकास करता गया, भारत के रेडियो एस्ट्रोनॉमी ग्रुप के सपने भी और बड़े होते गए। हमने ऊटी रेडियो टेलीस्कोप बनाया जो बहुत मशहूर हो गया। इससे हमें कुछ और ज्यादा बड़ा बनाने की प्रेरणा मिली। ये खोदड़ महाराष्ट्र के उन 30 एंटेना में से एक है जिनसे GMRT या जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप बनता है। ये जगह पुणे शहर से 80 किलोमीटर दूर है और इसे अपना ये शानदार रुतबा दुनिया में सबसे विशाल और सबसे संवेदनशील टेलीस्कोप्स में से एक के यहाँ होने से मिला। इन विशालकाय एंटेने को इसलिए बनाया गया है ताकि यह हमारे ब्रह्मांड में बेहद दूरी पर मौजूद चीजों के एकदम धुंधले रेडियो सिग्नल्स को पकड़ सके। ये सिग्नल्स 150 से 1665 मेगाहर्ट्ज की लो फ्रीक्वेंसी रेंज में प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पैराबोलिक डिश इकट्ठा करती है।
और रेडियो रिसीवर इन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद इन कमजोर रेडियो सिग्नलों को एम्पलीफाई करके ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जरिए सुपर कंप्यूटिंग उपकरणों तक ले जाया जाता है। ऐसा 25 किलोमीटर के दायरे में फैले 30 एंटेना में से हर एक के साथ किया जाता है। इन एंटेना से मिली सूचनाओं को गणितीय आधार पर आपस में मिलाया जाता है और फिर रेडियो सोर्स की एक पूरी तस्वीर उभरती है। इसके बाद पूरे देश और दुनिया के खगोल वैज्ञानिक GMRT आते हैं ताकि ऐसी खगोलीय चीजों का अध्ययन कर सके जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर प्रकाश डालती हैं। किसी विकासशील देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ बुनियादी विज्ञान के लिए एक ऐसी कमाल की फैसिलिटी बनाई जाए जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कर सकें। इस क्षेत्र में वाकई काफी प्रतिस्पर्धा है, इसलिए इस जगह बने रहने के लिए हमें लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। भारत के एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स भी बराबर सक्रिय हैं। शोध टीमें कई तरह से सवालों का जवाब देने के लिए GMRT का इस्तेमाल कर रही है। कुछ सवाल बेहद पेचीदा हैं तो कुछ बेहद बुनियादी। अगर हम आसमान को एक रेडियो बैंड में देख पाते तो वो कैसा दिखता? TIFR के नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स या NCRA में शोधकर्ताओं ने यही सवाल पूछा था। इन्होंने GMRT का इस्तेमाल 150 मेगाहर्ट्ज की बेहद लो फ्रीक्वेंसी पर करके पूरे आसमान का एक नक्शा बनाने का फैसला किया। ये वेवलेंथ 2 मीटर की होती है। उन्होंने इसकी शुरुआत आकाश के हर हिस्से की तस्वीर लेकर उसे एक साथ जोड़ने से की। TIFR GMRT स्काई सर्वे ब्रह्मांड की एक ऐसी एटलस है जो 150 मेगाहर्ट्ज वाले नजारे में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी एस्ट्रोनॉमर के लिए उपलब्ध है। दूसरे टेलीस्कोप्स के जरिए हायर फ्रीक्वेंसीज पर जो एटलस बनाई गई है, ये उनसे काफी अलग है। हम दरअसल पूरे आसमान का सर्वे कर रहे हैं और फिर ऐसी तस्वीरें तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया में हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। आप वेब सर्वर पर आसमान के कोऑर्डिनेट्स को डाल सकते हैं और आपको फौरन ही तस्वीरें मिल जाएंगी। आपको कैटलॉग्स मिल जाएंगे और आप सीधे ही उन सूचनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमर हैं और आपको आसमान के किसी हिस्से में दिलचस्पी है और आप रेडियो डेटा, रेडियो तकनीकों का विश्लेषण करना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उस बैंड में आसमान का वो हिस्सा कैसा लगता है उसका एहसास पा सकते हैं। तो इस तरह ये पूरे आसमान से जुड़ी बहुत ही उपयोगी जानकारी देता है। इसका रेजोल्यूशन थोड़ा एंगुलर होता है और इसकी एक विशेष सेंसिटिविटी होती है। आज TIFR GMRT स्काई सर्वे के पास ऐसे लगभग 20 लाख रेडियो सोर्स हैं। ये रेडियो ब्रह्मांड की एक बेहद आकर्षक झलक है जिसकी विशाल पेचीदगी के बारे में रोजाना नई नई खबरें मिलती रहती हैं। हाल के बरसों में रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सबसे रोमांचक काम आकाश गंगाओं के अध्ययन के सिलसिले में हुआ है। आकाश गंगाएं दरअसल सितारों, ग्रहों और गैस और धूल जैसे इंटरस्टेलर मैटर की विशाल कॉलोनी होती हैं। इन्हें ब्रह्मांड के बहुत बड़े बिल्डिंग ब्लॉक कहा जा सकता है। ये कैसे बनती हैं, कैसे बढ़ती हैं, इनका व्यवहार और इनकी विकास प्रक्रिया क्या है, ऐसे सवालों में रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स की बड़ी दिलचस्पी रहती है। भारत में कुछ शोधकर्ता आसपास मौजूद छोटी आकाश गंगाओं का अध्ययन करने के लिए GMRT का अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि वो समझ पाएंगे कि बहुत समय पहले इन आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ। वो ये भी समझने की कोशिश करते रहते हैं कि इन आकाश गंगाओं के अंदर तारे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बढ़ती कैसे रहती हैं। आज फिजिक्स की थ्योरीज डार्क मैटर नामक चीज के बारे में भी जानना चाहती हैं, जो ब्रह्मांड के 27% हिस्से का भी निर्माण करता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट यही बताने की कोशिश करते हैं कि आकाश गंगाओं के अंदर आखिर ये सब कैसे होता है। तो हम जिन सितारों को देखते हैं, जिन खूबसूरत आकाश गंगाओं को देखते हैं, दरअसल वो डार्क मैटर के विशाल समूहों का परिणाम है, जहां गैस मुख्य रूप से हाइड्रोजन की शक्ल में होती है और उससे सितारे बन जाते हैं। लोग इस आखिरी हिस्से को समझ नहीं पाते कि गैस किस तरह डार्क मैटर वाली इन खोखली जगहों में गिरकर सितारों की शक्ल ले लेती है। GMRT इस तरह के सवालों के जवाब देने में कैसे मदद करता है?
इसने ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस के वितरण से जुड़े सबसे विशाल सर्वेक्षणों में से एक को अंजाम दिया है। आकाशगंगाओं में हाइड्रोजन किस तरह मौजूद होती है, ये जानकर एस्ट्रोफिजिसिस्ट आकाशगंगा के बनने की प्रणाली के बारे में समझ सकते हैं। मेरा काम था इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके गैस और सितारों के बनने के बीच के संबंध को समझना और ये देखना कि इस समझ से ज्यादा बड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिल सकती है या नहीं। क्या जो हम सिमुलेट कर रहे हैं वो हकीकत में मेल खाता है? लेकिन रेडियो टेलीस्कोप से मिलने वाले नतीजे किसी आम टेलीस्कोप जैसे नहीं होते हैं। आपको तस्वीरों के बजाय संख्याएं मिलती हैं। इसके बाद इन संख्याओं को एक कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रोसेस किया जाता है, जिससे रेडियो उत्सर्जनों की एक तस्वीर बनती है। हम अपनी आकाशगंगा के नजदीक एक छोटी गैलेक्सी में हाइड्रोजन की मौजूदगी पर नजर डाल रहे हैं। अगर आप अलग अलग रफ्तार पर धीरे धीरे दूर हटेंगे तो आपको हाइड्रोजन की स्थिति भी बदलती नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि आकाशगंगा में हाइड्रोजन एक डिस्क जैसी अवस्था में है। ये गैलेक्सी में ज्यादा फैली हुई नजर आएगी और ये भी कि हाइड्रोजन घूम रही है। जहां कुछ लोग नजदीक वाली आकाशगंगाओं का अध्ययन करते हैं, तो कुछ दूर वाली आकाशगंगाओं का। जीएमआरटी एक बहुत ही बड़ा उपकरण है, इसलिए ये बहुत दूर से भी सिग्नल हासिल कर लेता है। कोई चीज जितनी दूर होगी, उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा और इससे हम अतीत में और पीछे की तरफ देख पाएंगे। इससे एस्ट्रोफिजिसिस्ट को टाइम ट्रैवल करने का एक अनोखा मौका मिलता है। आज शोधकर्ता फिजिक्स के सबसे ज्यादा माने जाने वाले नियमों का इम्तिहान लेने के लिए सबसे पुरानी आकाशगंगाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि फंडामेंटल कांस्टेंट्स। लेकिन ये फंडामेंटल कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसी भौतिक मात्राएं होती हैं जिनकी वैल्यू प्रकृति और समय के दौरान कभी बदलती नहीं। ऐसा ही एक सबसे जाना पहचाना फंडामेंटल कांस्टेंट है प्रकाश की गति, जिसे अंग्रेजी के छोटे से अक्षर से दर्शाया जाता है। वैक्यूम में प्रकाश की गति 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये वैल्यू स्पेस और टाइम दोनों में एक समान बनी रहती है। लेकिन इस तरह के फंडामेंटल कांस्टेंट्स इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? ये ऐसी चीजें हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी थ्योरीज को एकजुट किए रहती हैं और हमारे ब्रह्मांड के व्यवहार के बारे में एकदम सही बताती हैं। उदाहरण के लिए आपने हमारे दौर की सबसे मशहूर इक्वेशंस में से एक में रोशनी की गति को देखा होगा। E = mc²। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे ब्रह्मांड में एनर्जी और मास के बीच मौजूद अनुपातित रिश्ते को बयां करती है। हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकाश की गति और इलेक्ट्रॉन चार्ज जैसे फिजिक्स के तमाम फंडामेंटल कांस्टेंट्स भला कांस्टेंट क्यों हैं। हम फिजिक्स के वर्तमान मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं। अगर हमें ये सबूत मिलेगा कि फंडामेंटल कांस्टेंट अलग हैं, तो उससे पता लगेगा कि फिजिक्स का मौजूदा मॉडल गलत है। ऐसा करने के लिए एस्ट्रोफिजिसिस्ट अपने रेडियो टेलीस्कोप्स को आसमान में मौजूद कुछ ऐसी सबसे पुरानी चीजों की तरफ घुमा रहे हैं जो बिग बैंग के ज्यादा नजदीक थीं। उदाहरण के लिए, अगर हम 10 अरब साल पहले वाला ब्रह्मांड देख रहे हैं, तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये है कि आज लैब में जो हम फंडामेंटल कांस्टेंट्स पढ़ते हैं, क्या 10 अरब साल पहले भी वही थे? आज इनमें से किसी एक कांस्टेंट में बदलाव के संभावित सबूत नजर आ रहे हैं, जिनका पीछा हम जीएमआरटी में कर रहे हैं। अगर फंडामेंटल कांस्टेंट्स वेरिएबल निकलते हैं तो आधुनिक विज्ञान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी और इससे फिजिसिस्ट ये बताने के लिए नए तरीके खोजेंगे कि ये ब्रह्मांड किस तरह काम करता है। किसी रेडियो टेलीस्कोप से मिलने वाला नजारा ऐसी बहुत सी प्रत्याशित और अप्रत्याशित स्थितियां पैदा करता है। ऐसी ही एक स्थिति है पल्सर, आकाश में मौजूद एक अनोखा लाइट हाउस। पल्सर ऐसे न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जिनका जन्म किसी विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद होता है। किसी न्यूट्रॉन तारे का आकार पुणे जैसे किसी शहर जितना हो सकता है।
और अगर आप इसकी डेंसिटी की तुलना करना चाहें तो ये कुछ यूं होगा कि आप अगर किसी न्यूट्रॉन तारे के एक शुगर क्यूब जितने बड़े आकार को लें तो उसके मुकाबले पूरी इंसानी नस्ल को रखा जा सकता है। तब जाकर ये दोनों एक समान होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही चरम चीजें हैं। न्यूट्रॉन स्टार के आसपास का वातावरण इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से भरा होता है, जो इन बेहद चरम चुंबकीय क्षेत्रों में गतिमान होते हैं। इन जबरदस्त ताकतवर चुंबकीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन हमारी तरफ सीधे उत्सर्जन कर सकते हैं, और क्योंकि ये तारा घूम रहा होता है तो इसके उत्सर्जन की बीम आपको नजर आती है और आप रेडिएशन की एक पल्स को देखते हैं। पल्सर पूरी दुनिया में ही एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। इनमें एनसीआरए के एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स भी शामिल हैं। इसके सबसे बड़े कुछ अनसुलझे रहस्य क्या हैं? पल्सर उत्सर्जन करने वाली चीजों में से एक है। इस वीडियो का अध्ययन करना बहुत आकर्षक है। हम आज जानते हैं कि पल्सर में कितनी पल्स निकलती है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि चमकते क्यों हैं। पल्सर उन सितारों की तरह नहीं चमकते जिनसे हम परिचित हैं। सूर्य के विपरीत ये ऐसे फोकस जेट्स छोड़ते हैं जो प्रकाश की गति से निकलते हैं। इतनी ज्यादा ऊर्जा पर स्थितियां पृथ्वी पर मौजूद स्थितियों से एकदम अलग होती हैं। इसीलिए पल्सर अक्सर हमारे भौतिक विज्ञान के सबसे पुख्ता सिद्धांतों को भी चुनौती देते रहते हैं। इसीलिए रेडियो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में पल्सर्स की खोज इतने जोर शोर से की जाती है। हाल ही में एनसीआरए ने एक ऐसे अजीब पल्सर की खोज में हिस्सेदारी की है जिसका व्यवहार किसी गिरगिट जैसा रहा है। 1 सेकंड के अंदर ही ये तारा अपना स्वरूप बदल लेता है, यानी इसकी पल्स की तीव्रता बदल जाती है। आप जो देख रहे होते हैं वो 1 सेकंड में ही बदल जाता है, और इस सेकंड के दौरान इसमें पीछे हटने की योग्यता है। इस वजह से हम ये नहीं जान पाए हैं कि इस तारे के पैरामीटर क्या हैं। आखिर इसके अंदर क्या कुछ चल रहा है जिसकी वजह से इसमें ऐसे बदलाव लगातार आते रहते हैं। जब भी कोई नया पल्सर ढूंढा जाता है, ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक बढ़िया खबर होती है। मिलीसेकंड पल्सर्स के मामले में तो ये बात खास तौर पर सच है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मिलीसेकंड पल्सर ऐसे पल्सर होते हैं जो हर सेकंड अपने ही चारों ओर सैकड़ों बार घूमते रहते हैं। अब इसकी तुलना हमारे ग्रह पृथ्वी से कीजिए, जो एक चक्कर काटने में 24 घंटे लेती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कोई पल्सर कितनी तेजी से घूमता है। लेकिन इनके बारे में दिलचस्प बात सिर्फ यही नहीं है। ज्यादा महत्व इस बात का है कि इन पल्सर्स का जन्म कैसे होता है। सभी पल्सर्स का जन्म तब होता है जब कोई न्यूट्रॉन स्टार तेजी से घूमते हुए चरम स्थितियों में उच्च ऊर्जा वाली सामग्री को बाहर फेंकने लगता है। जब पल्सर की ऊर्जा कम होने लगती है तो इसकी रफ्तार भी घटने लगती है और फिर ये पल्स भेजने लायक नहीं रह जाता। अब ये एक तरह से एक पल्सर कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका है। लेकिन अगर ये बाइनरी सिस्टम में हो तो इसके बचने की उम्मीद रहती है, यानी अगर इसका कोई साथी हो। ऐसे मामले में ग्रेविटी के कारण ये उस साथी से मैटर और एनर्जी हासिल करने लगता है। दोबारा ऊर्जा मिलने पर इसे नई जिंदगी मिल जाती है। ये फिर से बहुत तेजी से घूमने लगता है और इसमें फिर जान पड़ जाती है। अब ये 1 मिलीसेकंड पल्सर बन जाता है। एनसीआरए में टीमें विशेष पल्सर प्रणाली का अध्ययन कर रही हैं, जिन्हें ब्लैक विडो सिस्टम कहा जाता है। यहाँ एक बाइनरी सिस्टम में किसी मिलीसेकंड पल्सर को उसके एक साथी के साथ निगरानी में रखा जाता है। लेकिन हालात उतने शांत नहीं हैं जितने लगते हैं। ये मिलीसेकंड पल्सर धीरे धीरे अपने साथी से मैटर लेकर उसे बर्बाद कर देता है। इसीलिए वैज्ञानिक इसकी निगरानी बहुत ध्यान से करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इसके जरिए ये जवाब मिल सकता है कि कुछ मिलीसेकंड पल्सर क्यों बाइनरी में मिलते हैं, जबकि कुछ अन्य को इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो अकेले हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में मिलीसेकंड पल्सर्स की खोज ज्यादा महत्व रखती है। इसीलिए जीएमआरटी के डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर और कंप्यूटिंग टूल्स को इस खोज को और गहराई से करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। मैंने एक सॉफ्टवेयर सिग्नल प्रोसेस बैकएंड बनाया है जिसमें एक क्लस्टर्ड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है और आप ब्रह्मांड की जांच पड़ताल 1 माइक्रोसेकंड टाइम ऑर्डर में करते हैं। इससे आप इस तरह के शुरुआती मिलीसेकंड्स ऑब्जेक्ट्स को खोज सकते हैं। ऐसी खोजों के बल पर भारतीय एस्ट्रोफिजिसिस्ट अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिकन फर्मी टेलीस्कोप के साथ मिलकर पल्सर्स की खोज में जुटे एक अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम में भाग ले पा रहे हैं, जो ब्रह्मांड को गामा रेज में देखता है।
दिलचस्प बात यह है कि इस बैकएंड डेवलपमेंट से हमें ऐसे 6 मिलीसेकंड पल्सर्स को खोज पाए हैं, जिनका पता पल्सर कंसोर्टियम के तहत हुए काम के दौरान चला। बेहद विशाल ब्रह्मांड में मिलीसेकंड पल्सर्स को खोजना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इनके कई फायदे हैं। ये वैज्ञानिकों को ऐसी गुरुत्वाकर्षी तरंगों को समझने में मदद कर सकते हैं जो आसानी से नजर नहीं आती। और क्योंकि इनका एक बेहद निश्चित समय काल होता है, इसीलिए समय का हिसाब किताब रखने में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो एटॉमिक घड़ियों से भी ज्यादा सटीक हो सकते हैं। ये आसमान में मौजूद हमें उपलब्ध प्रयोगशालाओं जैसे हैं। हम इस उपलब्धि को उस कथित ज्ञात फिजिक्स पर लागू कर सकते हैं जिसे हम अपने टेरेस्ट्रियल अनुभव को समझते हैं। इसके बाद हम ये खोजबीन कर सकते हैं कि कहीं ऐसा कुछ नया तो नहीं मिला जिसके बारे में हमने सोचा ही ना हो। तो इस विज्ञान की सरहदों को चुनौती देने के मामले में पल्सर भी रेडियो यूनिवर्स के अन्य वासियों के साथ शामिल हो जाते हैं। खगोल विज्ञान और भौतिक विज्ञान के इस तालमेल के बीच ये लगातार हमारे ज्ञान को निखारते रहते हैं। इस बीच पृथ्वी पर ये कॉन्केव बोल्स धीरे धीरे घूमती रहती हैं। रेडियो टेलीस्कोप दूर आसमान तक अपनी पहुंच बनाते रहते हैं और दूर दराज ब्रह्मांड से बेहद हल्की रेडियो तरंगों को इकट्ठा करते रहते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को जाहिर कर रहे हैं। हमें बस इनसे मिले आंकड़ों पर नजर डालनी है, मगर अलग तरीके से।